हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशा एंड आज मैं आपको क्लास 12th की जो मैं आपको बुक पढ़ा रही थी, लेसन 1 पढ़ा रही थी, उसमें हम आगे आपको मैं क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। तो लास्ट की वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समझ आ ही गया होगा, मैंने जो पीपीटी के थ्रू आपको समझाया था। अब हम आगे सिंपल जैसे हमने क्वेश्चन आंसर समझेंगे। हमने लेसन लेसन पढ़ा था 12th क्लास का, उसके क्वेश्चन आंसर उसी ही तरीके से हम सिंपल और सरल भाषा में समझेंगे। और कोई भी आपको दिक्कत लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 के। अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है ना एनसीईआरटी बुक के, वो करेंगे हम। तो इतिहास की फर्स्ट बुक है जो भाग 1 है, ईंटें, मनके और अस्थियां। तो चैप्टर 1 का ये नाम है, हड़प्पा सभ्यता की बुक है। हड़प्पा सभ्यता, इस लेसन का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर 1 है जो, उसके प्रश्न उत्तर हम करने जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट से फिफ्थ तक का क्वेश्चन है, ये 500 वर्ड, वो सॉरी 100 से 150 वर्ड में आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। मतलब इसका जो आंसर है आपको 100 से 150 वर्ड के अंदर अंदर आपको उसका आंसर देना है। पेपर में जो जो एनसीईआरटी की बुक से जो क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में 12th में, तो कैसे आते हैं, 500 वर्ड के आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और 100 से 150 वर्ड के भी आते हैं, और 2 नंबर के भी आते हैं, और 3-4 के आते हैं शायद। तो 500 के 150 वर्ड के आते हैं, और ये 2 नंबर के भी आते हैं। तो हम जो अब करने जा रहे हैं, चैप्टर के पीछे के जो अभ्यास के प्रश्न है 1 से 5 क्वेश्चन तक हैं, वो 100 से 150 वर्ड के भीतर में हमें करने हैं। तो ये जो मैक्सिमम जो वर्ड है 100 से 150 के बीच में है। मैंने उसी हिसाब से आपको बहुत लेंथी में नहीं बताया, कि ताकि आप उतना ही मैक्सिमम याद करें और पढ़े समझ के, और उसे बना बना के अपने वर्डों में लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, दोबारा रिपीट कर देती है क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को भोजन सामग्री की सूची बनाइए। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के जो शहर, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, में लोगों को जो सामग्री मिली है ना, हमें जो खुदाई में जो सामग्री मिली है, वो उसमें पता चलता है ये लोग इन चीजों का प्रयोग करते थे। तो किस किस चीजों का प्रयोग करते थे, कौन कौन सी भोजन सामग्री का प्रयोग करते थे, जो पुरातात्विकों ने खुदाई के दौरान पता लगाया है, जो स्रोत उन्हें प्राप्त हुए हैं, तो उसकी हमें सूची बनानी है। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर, और इस समूह का मतलब जो जो सामग्री है ना खाने पीने की, तो वो कैसे प्राप्त होती थी, उसके कैसे कैसे पहचानते थे। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए, कि समूह कौन से थे जो उपलब्ध कराते थे ये सामग्रियां, ये वस्तुएं। उत्तर है, इसका आंसर करेंगे, शहरों में रहने वाले हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भोजन सामग्रियां हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनकी भोजन सामग्री कौन कौन सी थी। एक तो है पेड़ पौधों के उत्पाद, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्या थे, पेड़ पौधों के उत्पाद, क्या थे, पेड़ पौधों के उत्पाद। और सेकंड है, एक तो पेड़ पौधे के जो उत्पाद होते हैं, मतलब पेड़ पौधों से जो हमें चीजें प्राप्त होती हैं। उत्पाद मतलब जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती है, वो एक भोजन का इनका साधन था, भोजन प्राप्त करने का। और सेकंड था कि अंडे, मांस और मछलियां, जो अंडे होते हैं और मांस होते हैं, मछली होते हैं, ये भी इनको भोजन के द्वारा प्राप्त होती थी, मतलब भोजन के रूप में ये प्राप्त करते थे। और थर्ड है विभिन्न प्रकार के अनाज, जैसे गेहूं, जौ, चावल, सफेद चना, दालें और तिलहन। विभिन्न प्रकार के अनाज मतलब अलग अलग होते हैं ना, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, रागी बोलते हैं ना, ये अनाज ही होते हैं। तो क्या क्या प्राप्त हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, गेहूं, जौ, चावल, सफेद चना मतलब छोले जो होते हैं, दालें, तिलहन, तिल नहीं होते जो, उसे कहते हैं तिलहन। और फोर्थ पॉइंट है कि दूध, दही, घी एवं संभवतः शहद। दूध दही मिलती थी और शहद मिलता था। तो दूध दही किससे प्राप्त होंगी, जानवरों से प्राप्त होंगी, बकरी, गाय वाय,
इससे ये लोग ये प्राप्त करते हैं, इन लोगों को इन जो जानवरों को है, जीव जंतु को पालते थे ताकि इन्हें दूध दही प्राप्त हो सके। पुरातात्विदों ने हड़प्पा से प्राप्त जले हुए अनाज के दानों, बीजों और हड्डियों आदि की सहायता से वहां के लोगों की खान पान की आदतों का पता लगाया। मतलब पुरातात्विक थे ना जो, उन्होंने हड़प्पा से प्राप्त, मतलब हड़प्पा सभ्यता से जो उन्हें जले हुए अनाज के दाने मिले हैं ना, उससे पता चलता है। और बीजों और हड्डियां किसकी, जानवर की, जीव जंतु के, इंसान की है। इंसान की तो पता चली जाती है, शवाधान से जो हमें पता चली है। आदि की सहायता से वहां के लोगों की खान पान की आदतों का पता चलता है। कैसे पता चलता है? एक तो अनाज के दाने जले हुए जो मिले हैं खुदाई के दौरान, बीजों से और हड्डियों से। हड्डियां वही जानवरों की हड्डियां होंगी ना, इससे पता चलता है कि ये गाय भैंस जो भी जिसके भी हड्डियां मिली है कि इन जानवरों को पाल के ये उत्पाद प्राप्त करते होंगे। जैसे दूध दही तो हमें गाय भैंस बकरी भेड़ इनसे प्राप्त होगी ना, तो इन्हीं की हड्डियां मिली होंगी। हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में पेड़ पौधों के उत्पादों और जानवरों से प्राप्त उत्पादों का सेवन करते थे। यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे ना, हड़प्पा सभ्यता के, वो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में क्या प्रयोग करते थे? पेड़ पौधों के उत्पाद, पेड़ पौधों से जो चीज मिलती है ना, फल सब्जियां जो मिलती है, उनका सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे और जानवरों से प्राप्त उत्पादों का सेवन करते थे। जानवरों से क्या प्राप्त होगा? भेड़ से ऊन प्राप्त हो गई, और गाय भैंस से दूध मिल गया, बकरी से दूध मिल गया, तो ज्यादातर इन चीजों का प्रयोग करते थे। मैंने आपको बताया ना कि तथा भेड़ बकरी गाय भैंस आदि का दूध के लिए पालते थे। इन जो जीव जंतुओं को है ना, भेड़ बकरी गाय भैंस आदि को दूध के लिए पालते थे ये लोग। दूध दही मिल जाता है ना उनसे, दूध निकलता है, दूध से दही जमा सकते हैं, तो इसीलिए ये इन जानवरों को पालते थे, भेड़ बकरी गाय भैंस को। मछली, हिरण, सांभर, बारहसिंगा और सुअर की मांस के लिए पालते थे। यानी कि मछली को, हिरण को, सांभर को, बारहसिंगा और सुअर को मांस के लिए पालते थे। मांस भी तो खाते होंगे ना कुछ लोग, तो ये मांस के लिए पालते थे। पूर्व और प्रौढ़ हड़प्पाई लोगों द्वारा इसी भोजन का उपयोग किया जाता था। मतलब इसका मतलब यह है कि पूर्व की जो हड़प्पा सभ्यता में जो पूर्वी क्षेत्र में जो लोग थे, वो क्या करते थे? प्रौढ़ हड़प्पाई लोगों द्वारा इसी भोजन का प्रयोग करते थे। मतलब आगे के लिए भी ये सेवन उसे बचा के रख लेते थे मांस वास को, कि हमें कुछ दिन तक चल सके हमारा। फिर इसके बाद है, गुजरात के लोग दुधारू पशुओं को ज्यादातर पालते थे। जो गुजरात के लोग हैं वो क्या करते थे? दूध जो देते हैं ना जीव जंतु उसको ज्यादातर पालते थे, दुधारू पशुओं को। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि की खुदाई से कछुओं की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ये मोहनजोदड़ो एक, पता है आपको, एक वो था, प्रथम नगर था, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी यहाँ पे। और हड़प्पा आदि की खुदाई से कछुओं की भी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं कछुओं से क्या होता है। सेलखड़ी की बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट है कि लोग नींबू, खजूर, अनार, नारियल जैसे फलों की भी जानकारी रखते थे। यानी कि सेलखड़ी आपको बताया था मैं, मुलायम धातु से बनी होती थी और मोहरों पे इसको छपाने के लिए प्रयोग किया जाता था, और जैसी भी हम आकृति बनाते थे वैसी छप जाती थी। तो सेलखड़ी की बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट है कि लोग नींबू, खजूर, अनार और नारियल जैसे फलों की भी जानकारी रखते थे। बड़े बड़े घरों में अन्न के भंडार थे। यानी कि जो बड़े बड़े घर होते थे वहां पे अन्न इकट्ठा करके रखा जाता था। अनाज के संरक्षण से पता चलता है कि हड़प्पा में अनाज के संरक्षण मतलब अनाज को मतलब बहुत दिनों तक सेव करके रखते थे, वो बचा कर रखते थे, कि हड़प्पा में अन्न का आगमन और निगमन शासन द्वारा नियंत्रित रहा होगा। इसका मतलब यह अन्न को इकट्ठा करके रखते थे, इसका मतलब ये होता है कि इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा में जो अन्न का आगमन और निगमन, मतलब अन्न आता था और जाता था, शासन द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब जो राजा है वो देता हुआ एक लिमिटेड टाइम में कि इतने टाइम तक आपको इतना अनाज
खर्च करना है, रखना है। तो इससे पता चलता है कि शासन द्वारा नियंत्रित हो, किसी का शासन चलता होगा। यही नहीं, अनाज विनिमय का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। अनाज विनिमय मतलब अनाज का लेन देन, मतलब अनाज का आगमन निगमन का एक महत्वपूर्ण साधन है जैसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो 100 या 150 नंबर में हो गया होगा आपका, 100 या 150 वर्ड का हो गया होगा आपका। तो अब आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो 100 या 150 वर्ड के अंदर अंदर होगा इसका आंसर। पुरातात्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। जैसा हमने बुक में पढ़ा था कि पुरातात्विक जो होते हैं ना, जो पुरानी वस्तु की जानकारी रखते हैं, हड़प्पा में इन्होंने खुदाई करी है, समाज में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता का किस प्रकार पता लगाते हैं कि सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं थी लोगों में, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। तो इसका आंसर हम करते हैं, पुरातात्विक किसी, सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा, पुरातात्विक किसी संस्कृति विशेष के लोगों की सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। इनमें से 2 प्रमुख विधियां हैं, तो शवाधानों का अध्ययन और दूसरा है विलासिता की वस्तुओं की खोज। यानी कि जो पुरातात्विक है, किसी संस्कृति विशेष के लोगों की, मतलब एक संस्कृति के लोगों की सामाजिक और आर्थिक भिन्नता को पता लगाने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करते होंगे। तो किन किन विधियों का प्रयोग करते थे, इनमें से 2 विधियां थी, एक तो शवाधानों का अध्ययन था और दूसरा था विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो शवाधानों के अध्ययन में क्या आता है, यहाँ पे शवों का अध्ययन किया था उन्होंने, कि शवाधानों का अध्ययन सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। कैसे है महत्वपूर्ण तरीका शवाधानों का अध्ययन, शवों से पता चलता है कि ये महिला की है हड्डी है या पुरुष की हड्डी है, और उनके पास जो बर्तन मिले हैं और तांबे के बर्तन मिले हैं, तांबे का दर्पण मिला है, ये इसमें अपनी शक्ल देखते होंगे, और अन्न के दाने मिले हैं। तो इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है आर्थिक सामाजिक दृष्टि से, और ज्यादा ये बहुमूल्य चीजें नहीं मिली है उनकी शवों के पास, इससे पता चलता है कि ये नॉर्मल लोग होंगे, ज्यादा वो नहीं होंगे, ज्यादा महंगी चीजों का प्रयोग नहीं करते होंगे, राजा के पास कुछ बहुमूल्य चीजें मिली हैं। हड़प्पाई शवाधानों का अध्ययन करते हुए पुरातात्विकों को अनेक भिन्नताएं दृष्टिगोचर हुई। यानी कि हड़प्पाई शवाधान जो होते हैं ना, हड़प्पा में शव मिले हैं, उनका अध्ययन करते हुए जो पुरातात्विक हैं उन्हें विभिन्न चीजें का पता लगाया। उन्होंने क्या क्या उल्लेखनीय है उसमें, कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से जो शव मिले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उससे स्पष्ट होता है कि मृतकों को सामान्य रूप से गर्त अथवा गड्ढों में दफनाया जाता था। जो शव मिले उससे पता चल रहा है कि मृतकों जो मरे हुए शरीर होते थे उन्हें गर्त में या गड्ढों में दफनाया जाता था, मतलब वही दफनाते हैं ना, जैसे मुसलमान दफनाते हैं आजकल, वैसे ही दफनाते थे ये। किंतु सभी समाधान गर्तों की बनावट एक जैसी नहीं थी, मतलब सबको एक तरीके से दफनाया नहीं गया था, मतलब दफनाने का तरीका एक जैसा नहीं था क्योंकि बनावट अलग थी। अधिकांश शवाधान गर्तों की बनावट सामान्य थी, अधिकांश जो बहुत सारे जो शवाधान थे उनकी गर्तों की बनावट सामान्य थी, मतलब एक जैसी थी, कुछ की अलग शेप में होंगी। किंतु कुछ सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी, कुछ के अंदर क्या की थी, ईंटों की चिनाई की गई थी। कैसा, गर्गों की बनावट में पाई जाने वाली भिन्नताओं से लगता है कि संभवतः हड़प्पा समाज में भिन्नताएं विद्यमान थी। इसका मतलब यह है कि गर्गों जो दफनाई हुई होती है गर्त बोलते हैं, गर्गों की बनावट में जो पाई जाने वाली भिन्नताएं अलग अलग चीजें हैं, उससे पता चलता है कि हड़प्पा समाज में भिन्नताएं कैसी थी, विद्यमान थी। ईंटों की चिनाई वाले गर्त, जो ईंटों की चिनाई वाले गर्त थे, उच्चाधिकारी वर्ग तथा संपन्न वर्ग के शवाधान रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि ईंटों की चिनाई वाले जो गर्त थे ना, जिनको ईंटों की चिनाई में दफनाया गया था, साथ में जो ईंटों की चिनाई लगी हुई थी, वो क्या थे, उच्चाधिकारी वर्ग तथा संपन्न वर्ग के शवाधान रहे होंगे, मतलब वो उच्च कास्ट के होंगे, ब्राह्मण जाति होगी या फिर राजा महाराजा, मतलब वो होंगे, वो बड़े लोग होंगे।
मतलब उच्च अधिकार प्राप्त होंगे ना उन लोगों को, उनको ऐसे ईंटों की चिनाई पास में लगी हुई है ताकि वो अलग दिखाई दे सके उनकी जो गर्त है। शवाधानों गर्गों में सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाते थे। इसका मतलब क्या है कि जो शवाधान गर्ग थी ना, जो शवाधान जहाँ पे दफनाते थे, में जो शव थे वो सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। तो उत्तर दक्षिण दिशा में शवों को दफनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। कुछ कब्रों में शव मृदभांडों और आभूषणों के साथ दफनाए गए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बताया था मृदभांड बर्तन मिले हैं, आभूषण भी मिले हैं शवों के साथ, उनके साथ शवों को दफनाया जाता था। और कुछ में तांबे के दर्पण, सीप और सुरमे की सलाइयां भी मिली हैं। कुछ शवों के साथ क्या मिला है? तांबे के दर्पण। तांबे के दर्पण में शीशा तो तांबे का, पता नहीं कैसे शक्ल देखते होंगे ये। तांबे के दर्पण में सीप मिली है और सुरमे की सुलाइयां भी मिली है, सलाइयां। कुछ समाधानों में बहुमूल्य आभूषण और अन्य सामान भी मिले हैं। मैंने आपको बताया राजा वजह के साथ जो राजा की शव होता था उसके साथ बहुमूल्य आभूषण भी मिले हैं और अन्य सामान भी मिले हैं बहुमूल्य, जो कुछ से बहुत ही सामान्य आभूषणों की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा में एक कब्र में ताबूत भी मिला है। तो कुछ आभूषण मिले हैं, मतलब जैसे राजाओं के होंगे वो बहुमूल्य चीजें मिली है, आभूषण मिले हैं, अन्य सामान मिले हैं, कुछ से बहुत ही सामान्य आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में एक कब्र के साथ क्या मिला है? ताबूत भी मिला है। अब सेकंड आता है, इसका सेकंड पॉइंट आता है कि आर्थिक सामाजिक भिन्नता किस प्रकार अलग थी। तो विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना। क्या? विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना कि किस प्रकार ये उपभोग करते थे चीजों का, कौन कौन सी चीजों का। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कैसे वो अलग थे। सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं के लिए अस्तित्व का पता लगाने की अन्य विधि विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना है। यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता के अस्तित्व का पता लगाना, मतलब सामाजिक आर्थिक भिन्नता कैसे है, कैसे थी का पता लगाने के लिए एक अन्य विधि कौन सी थी? विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना। एक तो थी शवाधान का अध्ययन पता लगाना और दूसरी थी विलासिता की वस्तुओं का पता लगाने की किसकी चीजों का प्रयोग करते थे। तो शवाधानों वही चीज आ जाती है रिपीटेड, शवाधानों से उपलब्ध होने वाली पुरावस्तुओं का अध्ययन करके पुरातात्विक उन्हें दो वर्गों अथवा उपयोगी और विलास की वस्तुओं में विभक्त कर देते हैं, मतलब बांट देते हैं। इसका मतलब क्या है? सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं के अस्तित्व का पता लगाने की अन्य विधियां विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना। जो शवाधान होते थे से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं का अध्ययन करके, शवाधान जो होते थे उससे जो उपलब्ध होने वाली जो पुरावस्तु है, जो शवों से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो मैंने बताया आपको, शीशे के दर्पण मिले हैं, वर्धमान मिले हैं, आभूषण मिले हैं, उन वस्तुओं का अध्ययन करके जो पुरातात्विक होते थे उन्हें दो वर्गों में बांटते हैं, अर्थात उपयोगी और विलास की वस्तुओं में बांट देते हैं। यानी जो उपयोग में आने वाली और एक विलास में आने वाली। उपयोग में हो गई जैसे मर्दवान बर्तन हो गए, वो प्रयोग करने वाली चीज हो गई। विलासिता की वस्तु हो गई जैसे बहुमूल्य आभूषण हो गए, जो मतलब साज सज्जा के लिए होते हैं ना, और जो वो शौक के लिए होते हैं उसे कहते हैं विलासिता के लिए प्रयोग किए। दो चीजों को भी बांट दिया था। प्रथम वर्ग अर्थात उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं आती थी। मतलब वही है ना, दो वर्गों में बांट दिया था। एक तो वर्ग था जिसमें उपयोग की वस्तुएं आती थी, दैनिक जीवन में काम आने वाली, जैसे कि चक्कियां, मर्दभांड, सुइयां। ये रेस कर देती हूँ, मिट गया। चलिए शुरू करते हैं। तो एक वर्ग क्या था? प्रथम वर्ग में क्या आता है? उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चक्कियां, मृदवान, सुइयां, झावा आदि आती थी। ठीक है, तो उपयोग की वस्तु हो गई ना डेली यूज की, ये चक्की में आटा वाटा पीसने के लिए, मृदवान बर्तन हो गए, सुइयां सिलने के लिए होते हैं, कपड़े सिलने के लिए, झावा नहाने धोने का होता होगा, आदि आती हैं। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से सरलतापूर्वक बनाया जा सकता था।
इससे बनाते थे बर्तन वगैरह मिट्टी से, सामान्य पदार्थ होते हैं कि जो आसानी से प्राप्त हो सके, उनसे बनाया जाता था। इस प्रकार की वस्तुएं सामान्यतः सभी हड़प्पाई पुरास्थलों से प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की वस्तुएं ज्यादातर हड़प्पाई से जगह है वहां से प्राप्त हुई हैं। और आगे है, विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत वे महंगी अथवा दुर्लभ वस्तुएं सम्मिलित थी। यानी विलासिता की वस्तुओं में और क्या क्या आता है? विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत वे महंगी अथवा दुर्लभ वस्तुएं सम्मिलित थी। विलासिता की वस्तु में बताया था आपको, महंगी वही बहुमूल्य वस्तुएं हो गई, आभूषण हो गए, ये सब थे। और दुर्लभ मुश्किल से प्राप्त होती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रांस के जो पॉट होते थे ना, वो, जिसका निर्माण स्थानीय स्तर पर मुश्किल से होता था। या आगे कटा हुआ है थोड़ा, यही है बस, इतना ही आप याद कर लेना कि जिसका निर्माण स्थानीय स्तर पर होता था, बस। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की नगर जल प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। तो अथवा या फिर ये बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, उसके बारे में बताना है। हड़प्पा सभ्यता की स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। वैज्ञानिक मतलब बड़े ही अच्छे ढंग से की गई थी, बड़े मेंटेन तरीके से नगर योजना थी। आपको बताया था मैंने कि वो नाली वाली कैसे सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी, पूर्व नियोजित ढंग से नगर बनाए गए थे। और नालियां, उसके पास में घर, नालियों को एक बड़ी नाली से जोड़ती थी जो समकोण पर काटती थी। हड़प्पाई नगरों की स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है, कि एक नगरीय सभ्यता थी, इसकी ओर ही संकेत करती है, क्योंकि इसमें बड़े ही प्रॉपर तरीके से जो भी निर्माण किया गया था भवनों का, वो ऐसे किया गया था। ये नगरीय सभ्यता कह सकते हैं इसको। अपने उत्तर की पुष्टि में हम निम्नलिखित कारण प्रस्तुत कर सकते हैं कि कैसी थी ये नगरीय सभ्यता। जल निकास प्रणाली जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट पॉइंट आता है, प्रत्येक घर में ईंटों, ये थोड़ा मोटा हो रहा है, प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियां होती थी तथा शौचालयों से जुड़ी होती थी। इनके द्वारा घर का गंदा पानी पास की नाली में बनी हुई मध्य आकार की निकास नालियों तक पहुंच जाता था। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया कि प्रत्येक घर की पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियां होती थी। हर एक घर में क्या होता था, पक्की ईंटें मतलब पक्की ईंटों से बनी हुई छोटी नालियां होती थी। और क्या होता था, शौचालय से जुड़ी होती थी, शौचालय बना होता था, उससे ये जुड़ी होती थी घर की नालियां, जिनके द्वारा घर का जो गंदा पानी है पास की गली में बनी हुई मध्य आकार का निकास नाली तक पहुंचता था। वो एक बड़ी नाली में नालियों का पानी जाता था। सेकंड पॉइंट है, मध्य आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ बने हुए नालों से मिलती थी। सामान्यतः नालियां लगभग 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी होती थी, किंतु कुछ इससे दुगनी होती थी। तो क्या बताया सेकंड पॉइंट में, मध्य आकार वाली जो नालियां होती थी ना, मतलब जो एक तो सबसे छोटी होती थी, बड़ी होती है, मध्य मतलब बीच की जो नालियां होती थी, बीच आकार की, सड़कों के साथ साथ बने हुए नालों से मिलती थी। सड़कों के साथ जो नालियां बनी थी उसके साथ बड़ी बड़ी नाले होते थे, वो मिले होते थे,
सामान्य जो नालियां होती थी 9 इंच चौड़ी होती थी और 1 फुट गहरी होती थी, किंतु कुछ इससे दुगनी बड़ी होती थी, कुछ नालियां होती इससे दुगनी बड़ी होती थी। अब थर्ड पॉइंट है, नालियां पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी, उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकतानुसार इन्हें हटाकर नालियों की सफाई की जा सके। इसका मतलब क्या है, नालियां जो होती थी पक्की ईंटों से बनी होती थी और ढकी हुई नालियां होती ताकि गंदगी ना फैले। आजकल की नाली तो उगड़ी हुई होती है ना, तो उस टाइम पे देखो तभी तो इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, कितना अच्छे ढंग से और सोच समझ के बनाई है। नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थी, ढकी होती थी, उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे कि वो उसे हटाया जा सके और उसमें गंदा पानी निकला जा सके, मतलब अगर नाली भर जाए तो उसे उगाड़ सके, फिर ढक सके, ताकि आवश्यकता अनुसार उन्हें हटाकर नालियों की सफाई भी की जा सके। अब फोर्थ पॉइंट आता है इसका, ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया होगा और फिर उनके अगल बगल घरों को बनाया गया होगा, क्योंकि घरों की नालियों को गलियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली के साथ सटा होना आवश्यक था। इसका मतलब क्या है, ऐसा लगता है कि पहले जो नालियां होती थी, नालियों के साथ क्या बना होता था, गलियों का निर्माण किया जाता था, नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया था, उसके बाद घर बनाए गए थे। पहले क्या होता है, हम ये देखते हैं पानी आता है नहीं आता, गली कैसी है, नालियां हैं, और सीवर का पानी कहाँ जाएगा, गंदा पानी कहाँ जाएगा, पहले ये देखते थे। तो हम घर को एक लेते हैं ना अपने घर रहने के लिए, वैसे ही उस टाइम पे भी लोग ऐसे सोच समझ के बनाते थे पूर्ण नियोजन ढंग से, कि ऐसा लगता है पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया होगा, फिर उसके अगल बगल घरों का निर्माण किया होगा, क्योंकि घरों की नालियों को गलियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर को कम से कम एक दीवार का गली के साथ सटा होना जरूरी था। मतलब यह है कि पहले नालियां बनाई होंगी, फिर अगल बगल में घर बनाए होंगे, और जो प्रत्येक घर की नाली को एक प्रत्येक घर की जो एक सड़क होती थी उसको एक नाली से जोड़ दिया गया, ताकि पानी, वो गंदा पानी वहां जाए, घर का गंदा पानी नालियों से जाए, इसलिए सटाकर बनाते थे। बड़े नाले ईंटों से तथा तराशे गए पत्थरों से ढके हुए थे। कुछ स्थलों में टोडा मेहराबदार नाले भी मिले हैं, उनमें से एक लगभग 6 फुट गहरा है, जो संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। यानी कि बड़े नाले जो होते थे वो ईंटों से तथा तराशे गए पत्थरों से ढके होते थे। जो नाले कैसे ढके होते थे, बड़े ही मतलब एक तराशे गए, मतलब मुश्किल से प्राप्त हुए ढंग से जो प्राप्त होते थे ना, जो मतलब जो मुश्किल से मिले होंगे उनको, वो तराशे में बड़ी ही खोज के बाद उन्हें वो पत्थर मिले होंगे, उससे वो ढकते थे बड़े अच्छे पत्थरों से। कुछ स्थलों में टोडा मेहराबदार नाले में भी मिले हैं, उनमें से एक लगभग 6 फुट गहरा है, जो संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता है। 6 पॉइंट आता है इसमें, मल जल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयताकार हौदियां बनी हुई थी। नालियों के मोड़ों पर तिकोनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसका मतलब क्या है, 6 पॉइंट का, मल जल निकासी मतलब जो वो मलमूत्र होता है ना, जो गंदा पानी होता है वो मतलब शौचालय का होता है। मल जल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या था, आयताकार हौदियां बनी हुई थी। पहले के टाइम पे हौदियां बनी होती थी, जो गंदा पानी जाता है ना घर के शौचालयों का। नालियों के मोड़ों पर क्या होता था, तिकोनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, वही हौदी बना के रखते हैं ना। घरों को, फिर 7 पॉइंट क्या आता है, घरों का कूड़ा करकट नालियों में नहीं अपितु घर के बाहर रखे गए ढके हुए कूड़ेदानों में डाला जाता था। वही घरों का कूड़ा किसमें डालते थे, नालियों में नहीं डालते थे, कूड़ा किसमें डालते थे, घरों के बाहर जो ढके हुए कूड़ेदान होते थे उसमें डालते थे। फिर आगे आता है 8 पॉइंट आता है, जल निकासी प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, अनेक छोटी बस्तियों में भी इनके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। बस आगे का कटा हुआ है, शायद इतना ही बहुत है, कि जल निकासी प्रणाली थी जो केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, अनेक छोटी बस्तियों में भी इनके अस्तित्व और प्रमाण मिले हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो मनके मिले हैं ना, जो मोती माला की जो चीजें मिली है मनके से प्रयुक्त पदार्थों की सूची, उससे क्या क्या चीजें हमें मिली हैं उसकी सूची बनानी है। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया, कैसे मनका बनाया गया था। तो जो अब उसका आंसर है, मनके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे, जैसे कॉर्जिलियन, जैस्पर, स्फटिक, कार्टल्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा फ्यांस और पकी मिट्टी आदि। ये किसके लिए मिलते हैं, किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? मनके बनाने के लिए ये पदार्थ होते थे। किस किस मनके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ जो प्रयोग होते थे वो होते कॉर्जिलियन, जैस्पर, स्फटिक, कॉर्टल्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा फ्यांस और पकी मिट्टी आदि। कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों से मिलकर, ये गलत हो गया, हाँ तो आगे क्या है, कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को मिलाकर भी बनाए जाते थे। दो या दो से अधिक पत्थरों को मिलाकर भी कुछ मनके बनाए जाते थे। कुछ मनकों पर सोने का टोप होता था। ज्यामितीय आकारों के लिए भिन्न भिन्न रूप देकर उन मनकों को तैयार किया जाता था। ज्यामितीय वही त्रिकोण टाइप में, चौरस टाइप में, आयताकार, षष्ठभुज, अष्टभुज टाइप में, जैसे भी। तो ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल टाइप से ही वो बनाए जाते थे मनके। मनकों पर अलग अलग तरह की कृतियां और रंगों का प्रयोग किया जाता था, मतलब डिजाइन बनते थे। फिर आगे चलते हैं। तकनीकी दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीकों से कार्य किया जाता था। यानी कि वही टेक्नोलॉजी अपना के अलग अलग तरीके से उसके द्वारा कार्य किया जाता था। तकनीकी दृष्टि मतलब टेक्नोलॉजी भी तो अपनाई जाती है ना, तो मनकों पर अलग अलग तरीकों से कार्य किया जाता था कि कैसे कहाँ बेचनी है, क्या करना है। सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर से बनाने, ये थोड़ा टेढ़ी लाइन हो गई, इसको मिटा देती हूँ। सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मनके बनाने का काम आसानी से ही हो जाता था। यानी कि क्या बात, इसका मतलब क्या है कि सेलखड़ी मुलायम पत्थर होता था, से क्या होता था, मनके बनाने का काम आसानी से हो जाता था। मतलब डिजाइन वगैरह उसमें आराम से बन जाते होंगे सेलखड़ी से। सेलखड़ी मुलायम धातु होती थी ना। सेलखड़ी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। जैसे कि मैंने वो बताया कि सेलखड़ी का चूर्ण से लेप तैयार करते थे और सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे, वो डिजाइन बन जाते थे। कठोर या ठोस पत्थर से मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। यानी कि जो कठोर और ठोस पत्थर होते थे उससे मनके बनाने की प्रक्रिया कठिन थी। मनके बड़ी मुश्किल से बनते थे कठोर पत्थर से और जटिल पत्थर से, कठोर और ठोस पत्थर से। ऐसे पत्थरों से मात्र ज्यामितीय आकारों के मनके ही बनाए जाते थे। मतलब ठोस और कठोर पत्थर होते थे, उससे क्या बनते थे, सिर्फ ज्यामितीय आकार के ही मनके बना सकते थे और नहीं बना सकते थे। पुरातात्विदों के अनुसार अकील का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया द्वारा पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। इसका क्या अर्थ है कि जो पुरातात्विक होते थे उनके अनुसार अकील का एक लाल रंग होता था, एक जटिल प्रक्रिया थी द्वारा, अर्थात पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। मतलब मनके कैसे बनाए जाते, बताया कि पीले रंग में कच्चे माल को पकाकर, पीले रंग में कच्चा माल को मिलाकर और उत्पादन के विभिन्न चरणों, किस किस तरीके से उत्पादन किया जाता है, तो मनकों को आग में पकाकर भी प्राप्त किया जाता था। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। सबसे पहले क्या होता था, ये थोड़ा गलत हो गया, दिखाई नहीं देगा आपको, दोबारा से लाइन खींच देती हूँ। सर्वप्रथम क्या होता था,
बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था ताकि उसको आराम से उसको डिजाइन शेप जो बनाई जा सके। उनमें से बारीकी से शल्क निकाले जाते थे, फिर मनके बनाए जाते थे उससे। अब मनकों को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई या पॉलिश या उसमें छेद किया जाता था। मतलब लास्ट फिनिशिंग देने के लिए क्या करते थे, मनकों को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई करते थे, या फिर पॉलिश करके, या फिर में छेद किए जाते थे। कैसे होते थे, पहले घिसाई होती थी, फिर पॉलिश होती थी, फिर उनमें छेद होते थे। तो ये क्वेश्चन इतना ही है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। जो चित्र दिया गया है चित्र 1, उसे ध्यान से देखिए कि उसका वर्णन कीजिए। शव किस प्रकार रखा गया है, शव जो मिले हैं ना हड़प्पा सभ्यता में, उसको किस प्रकार रखा गया है, उसके समीप कौन कौन सी वस्तुएं रखी, जो वस्तु रखी गई ना वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, ये देखिए इसके साथ में। क्या शरीर पर कोई पूरा वस्तुएं हैं, क्या शरीर पे कोई पूरा वस्तुएं हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, क्या उनसे कंकाल के लिंग का पता चलता है कि लिंग क्या है कंकाल का। इस सब को देखने, अब उसका आंसर है, इस सब को देखने के लिए, इस शव को देखने से पता चलता है कि शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया गया है। इससे क्या पता चलता है कि शव को उत्तर दिशा में रख के दफनाया गया है। इसके साथ कोई दैनिक उपयोग की, शव के साथ कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं। ये रखी हुई है, ये मृदभांड वगैरह रखे हुए हैं ना, ये दिख रहे हैं दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जिनसे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा निवासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे, कि मरने के बाद भी जीवन होता है, ऐसे सोचते होंगे। अंधविश्वास नहीं रखते लोग पहले, तो वही रखते होंगे। शव के पास कुछ बर्तन रखे गए हैं, इनमें से एक पानी का जग है, एक पानी का जग भी है। दैनिक यूज की चीज है ना, तो लोग सोचते होंगे कि मरने के बाद भी लोगों को इन चीजों की आवश्यकता होगी, जब जीते जी होती है, मरने के बाद भी होती होगी, तो दैनिक यूज की जो चीजें होती है ना, जो जरूरत की चीजें होती हैं, वो से भी साथ में रख देते थे। और दूसरे ढके हुए बर्तन में संभवतः खाने की सामग्री रखी गई होगी, दूसरे ढके हुए बर्तन उसमें खाने की सामग्री होगी। सबके पास एक छोटी सी तिपाई दिखाई गई है, तिपाई वही किनारे पे एक बाउंड्री बनी हुई ना, वो दिखाई गई है। इसके ऊपर की प्लेट को देखकर लगता है कि इसे खाना परोसने के लिए रखा जाता होगा। तिपाई क्या मतलब है, यहाँ पे खाना परोसने के लिए, यहाँ पे कुछ होगा, प्लेट वगैरह, तिपाई, ये खाना परोसने के लिए होगा शायद, ये होगा शायद। एक छोटी सी तिपाई दिखाई गई है, तिपाई इसे बोलते होंगे, के ऊपर प्लेट को देखकर लगता है, इसके तिपाई इसे ही बोलते हैं, इसके ऊपर प्लेट को देखकर लगता है इस पे ही खाना खाते होंगे, ये खाना परोसने के लिए रखा गया होगा। फिर आगे चलते हैं। मृत शरीर पर कुछ पूरा वस्तुएं भी दिखाई देती हैं, यद्यपि ये स्पष्ट नहीं है। लगता है कि चित्र 1.1 में एक हड़प्पाई शवाधान, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, शरीर को कुछ आभूषण पहनाए गए होंगे। इससे पता चलता है कि जो शव रखा हुआ है उसमें कुछ पूरा वस्तु भी दिखाई गई इसके ऊपर, कि यद्यपि स्पष्ट नहीं है, मतलब दिख तो पा नहीं रही है, मतलब लग रहा है कि कुछ पूरा वस्तुएं भी है इस सब के ऊपर, कि उससे लगता है कि जो चित्र है वो हड़प्पाई शवाधान, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, शरीर को कुछ आभूषण पहनाए गए होंगे, मतलब शरीर को कोई आभूषण भी पहनाए हुए होंगे। मृत शरीर की पूरा वस्तुओं से उनके लिंग का पता लगाया जा सकता है। जो ये मृत शरीर है ना, शव है, उससे क्या पता लगाया सकता है, उसके लिंग का भी पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हार, कंगन, भुजबंद, अंगूठी आदि स्त्री पुरुष दोनों धारण करते थे। तो यानी कि मृत शरीर से पता चलता है कि लिंग क्या होगा इस शव का। और उदाहरण के लिए हार, कंगन, और ये क्या होता है, भुजबंद, अंगूठी आदि स्त्री पुरुष दोनों धारण करते, दोनों पहनते थे स्त्री और पुरुष, कंगन, अंगूठी, भुजबंद। किंतु चूड़ियां, करधनी, बाली, मुंदे, नथुनी और पाजेब जैसे आभूषणों का प्रयोग केवल महिलाएं करती थी। महिलाएं क्या प्रयोग करती थी, चूड़ियां सिर्फ महिलाएं पहनती थी, करधनी महिलाएं पहनती थी, बाली, बुंदे, नथुनी ये क्या पहनती थी, महिलाएं पहनती थी, और पाजेब
जो होती है पायल बोलते हैं, जैसे आभूषणों का प्रयोग केवल महिलाएं करती थी। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ तो आ ही गए होंगे और इनको कॉपी में जरूर नोट कर लेना और इनको रिवाइज करना, और दिमाग में सबसे ज्यादा आपको दिमाग में समझ बननी चाहिए, ये क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए। तो एक बार, दो बार, चार बार इस वीडियो को देखिए और अपने पेपर के लिए तैयारी भी कर लेना साथ साथ, ताकि इकट्ठे हो जाते हैं तो हम एक साथ तैयारी नहीं कर पाते। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो आगे भी आएंगे आपके लिए, सेकंड चैप्टर भी हम करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।